8. अर्श एक अमेरिकन रैप आर्टिस्ट है जिनका नाम है पोस्ट मलोन। ओके। और ये आई थिंक जून 2018 की बात है कि पोस्ट मलोन एक लॉस वेगास के म्यूजियम में आते हैं। ओके। अच्छा, म्यूजियम जो है हॉन्टेड चीजों का म्यूजियम था। इनफैक्ट इस म्यूजियम के जो ओनर थे उनका नाम है जैक बेगिंस, और वो हॉन्टेड चीजों का म्यूजियम। हॉन्टेड चीजों का म्यूजियम। और ये जो बंदा है जैक वेगिंस, ये बहुत एक हिट पैरानॉर्मल शो चलाता है जिसका नाम है घोस्ट एडवेंचर्स। तो इसका शौक है इस तरह की चीजों को कलेक्ट करने का, सुपरनैचुरल चीजों का। तो इसका खुद का ही म्यूजियम है लास वेगास में। स्टोरी गोज लाइक कि तो पोस्ट मलोन जो है जैक के साथ जाता है इसके म्यूजियम में, और जैक उसको एक बॉक्स दिखाता है जिसको डिबिक बॉक्स कहते हैं। डिबक। और अब कहते लोग ऐसे हैं कि ये बेसिकली एक जूइश मैथोलॉजी का एक चीज है, एक सब्जेक्ट है। और कहते हैं कि डिबुक आई थिंक जो यिडिश वर्ड है फॉर अ बैड स्पिरिट, तो डिबुक बॉक्स कर्स है। और पोस्ट मलोन कहता है मैं इन सब चीजों को नहीं मानता, और वो उस बॉक्स को छू लेता है। ओके। रख लेता अपने पास। रखता भी नहीं है, खाली उसको छू लेता है। ओके। और इतना काफी होता है उसके ऊपर कर्स ट्रांसफर करने के लिए। अपेरेंटली दैट्स द स्टोरी गोस। और इसके बाद कुछ जैसे सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल जब पोस्ट मलोन अपना जेट से जा रहा होता है प्लेन का, तो उसके प्लेन का टायर बर्स्ट कर जाता है। ओके। तो एक एक्सीडेंट से वो जैसे तैसे बचता है। इसके बाद उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है। और उसके बाद उसके घर पे बर्गलरी हो जाती है, उसके घर में चोर आ जाते हैं। ओके। और चोरी वोरी कर लेते हैं। बैक टू बैक सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स होते हैं। तो उसके बाद जो है वो इस डिबुक बॉक्स की कहानी के बारे में पता करना शुरू करता है। तो पता लगता है कि एक घोस्ट राइटर थे एक जमाने में, केविन मैनिस। उन्होंने इसको पहले ईबे में डाला था, और उसके बाद ये बॉक्स कई सारे लोगों के पास ट्रांसफर हुआ है। Okay. और जितने भी लोग थे उन्होंने कोई ना कोई सुपरनैचुरल हैपनिंग्स के बारे में बताया था। लाइक फॉर एग्जांपल कि बालों का झड़ना, कैट की यूरिन का स्मेल आना, नाखून टूट जाना, इस तरह की चीजें जो है उनके आसपास रिपीटेडली सबके घर में होने, इंक्लूडिंग पोस्ट मलोन। इसको भी ये सारे एक्सपीरियंसेस हुए डिबुक बॉक्स के बाद। तब से जो है डिबुक बॉक्स एक इंटरनेशनल एक ये बन गया, सेंसेशन बन गया कि आखिरकार ये जूइश कर्स्ड ऑब्जेक्ट है क्या। फोकलोर भी बन गया। इनफैक्ट एक फोकलोर बन गया। इनफैक्ट शायद 2-4 मूवीज भी बनी हैं डिबुक के ऊपर। एक तो शायद इंडिया ने भी बनी है, इमरान हाशमी। वो रीमेक है। एक मलयालम मूवी है एजरा, उसका रीमेक है डिबक, जो अपने इंडिया में बनी हुई है। राइट। और ये सारी मूवीज रीमेक है द पोजेशन का, एक मूवी आई थी पहले, द पोजीशन का। तो अर्श, इससे पहले हम लोग डिबुक बॉक्स में इस जो पहली मूवी थी पोजीशन, द पोजीशन डिबुक बॉक्स की, तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ दे पाए ताकि ऑडियंस को कॉन्टेक्स्ट का अंदाजा हो। डिबुक का मतलब ही यही होता है, बॉक्स ऑफ अटैचमेंट, अ नेगेटिव स्पिरिचुअल बॉक्स ऑफ अटैचमेंट। ओके। अब सबका अपने अपनी थ्योरी, अपना अपना मानना है, पर जितना मेरी रिसर्च है वो मैं बात करूंगा। यहाँ पर मेरी अपनी पर्सनल रिसर्च है डिबुक बॉक्स के ऊपर। तो ऐसा कहा जाता है कि यूएस में और इन सब जगह, कैलिफोर्निया में, यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस हुआ था डिबुक बॉक्स। लेकिन मेरी अपनी रिसर्च के हिसाब से ये बॉक्स गोवा में भी आया था। गोवा में भी आया जी, एग्जैक्टली 110%। ये बॉक्स इंडिया आ चुका है। ये बॉक्स इंडिया आ चुका है। और इट्स नॉट अबाउट अ बॉक्स, ये कोई एक पर्टिकुलर बॉक्स नहीं है राहुल। ओके। एज आई टोल्ड यू कि डिबुक का मतलब होता है द नेगेटिव स्पिरिचुअल बॉक्स ऑफ अटैचमेंट। मतलब कि एक ऐसा बॉक्स जिसमें अटैचमेंट जुड़ी हो इंसान की, पर उसकी ऊर्जा नेगेटिव हो। ओके। तो एनीबडी कैन क्रिएट डिबुक बॉक्स, एनीबडी। लेकिन उसकी एक शर्त है। बताइए। उसकी शर्त यह है कि हिब्रू लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, जो जूइश लोगों की लैंग्वेज होती है वो आपको आनी चाहिए। ओके। उनके स्पेल्स आपको आने चाहिए। ये एक सबसे बड़ा एक सिनेरियो है। डिबुक बॉक्स के अंदर क्या होता है ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको बताएंगे कि जो गोवा में डिबुक बॉक्स देखा गया था उसकी एक पहचान होती है। डिबुक बॉक्स एक खास तरह की लकड़ी से बना होता है। अब अगर मैं थोड़ा इन डेप्थ में जाऊं तो लेड का जो बॉक्स होता है वो एनर्जीज को कहीं भी जाने से रोकता है, क्योंकि लेड जो होता है वो एक सेमीकंडक्टर टाइप, मतलब नॉन कंडक्टर होता है। नॉट एग्जैक्टली, लेकिन हाँ ज्यादा पास नहीं होती उसमें एनर्जीज, ऐसा कहा जाता है जी। तो लेड के बॉक्स में पहले के जमाने में क्या होता था, 16th सेंचुरी की बात है राहुल ये जी। उस समय पर जो ज्यूइश लोग थे वो
ग्रुप्स में होते थे अलग अलग। तो उनका एक अपना स्पिरिचुअलिटी का ग्रुप होता था जहां पर डिमोनोलॉजी भी होती थी और जहां पर स्पिरिचुअलिटी भी होती थी। तो जो डिमोनोलॉजी के जो लोग थे, उस पंथ के जो लोग थे, वो अलग अलग तरह के स्पेल्स करते थे। अब उस स्पेल में क्या होता था मैं आपको इन डिटेल बताता हूँ। उस स्पेल में क्या होता था कि एक लेड का बॉक्स होता था पूरा पूरा, पर उस लेड के बॉक्स के ऊपर कई सारे निशान होते थे, जैसे किसी नुकीली चीज से निशान बना दियो, सो दैट एनर्जी का फ्लो रुक रुक कर हो उसमें, नॉट स्पीड में ना होकर रुक रुक कर हो। देन उस बॉक्स को एक लॉक से बंद किया जाता था, एक सिंपल सा लॉक होता था। अब वो लॉक कैसा है वो समझिए। वो लॉक है एक, आप मान के चलिए एक मोटा सा पेन, उसको ऐसे लॉक करता था कि वो बॉक्स खुल नहीं पाता था। जब तक उस पेन को नहीं हटाओगे वो बॉक्स खुलेगा नहीं। अब उसकी संरचना मैं शायद ऐसे वर्बली ना बता पाऊं, पर विजुअली अगर किसी को देखना है तो वो अपना नेट पर सर्च कर सकता है, वो देख सकता है कि डिबुक बॉक्स कैसे दिखते हैं। इसके अलावा उसके ऊपर कई सारे ऐसे स्पेल्स लिखे जाते थे जिससे जो आत्माएं होती थी वो कैद रहे। अल्टीमेटली डिबुक बॉक्स का मतलब ये होता था, जो 16th सेंचुरी के लोग थे, जो नेगेटिव लोग थे, वो आत्माओं को कैद करने के लिए डिबुक बॉक्स बनाते थे, बॉडी से स्पिरिट अलग करके उनकी स्पिरिट को कहीं और कैद करना। जैसे शायद हम लोगों ने मौत का मटका, या फिर हम लोगों ने मौत का मटका, इवन हमारे धर्म में जैसे परकाया प्रवेश है, जैसे परकाया प्रवेश, तो वो लोग क्या करते थे कि अगर किसी को परमानेंटली जिंदा होना होता था जी, तो वो उस इंसान को मार देते थे। उसकी जो आत्मा होती थी स्पेल के जरिए उसको डिबुक बॉक्स में डालते थे। और डिबुक बॉक्स में जो स्पेल करते थे वो एक नियत समय का स्पेल होता था, जैसे 100 साल का स्पेल, 150 साल का स्पेल, और 150 साल के बाद जिस इंसान ने भी उस डिबुक बॉक्स को खोला, तो ये जो स्पिरिट उसमें कैद है ये उस इंसान के अंदर चली जाएगी। तो अल्टीमेटली ये इंसान 100 साल बाद की दुनिया भी देख सकता है। डिबुक बॉक्स का मतलब ये था कि वो लोग आगे आने वाली दुनिया को बड़े आसानी से देख सके और वो मरे भी ना। उनके हिसाब से वैसे भी शरीर तो खत्म हो ही जाता है जी जी। लेकिन एक और चीज थी कि वो लोग जो डेड बॉडी होती थी उसको ऐसा प्रिजर्व रखते थे कि आगे आने वाले 100 साल या 150 साल तक वो डेड बॉडी एकदम सलामत रहे। कई सारे ऐसे केमिकल आते हैं राहुल, अगर आपने ममिफिकेशंस के बारे में सुना होगा तो उसमें भी वो लोग प्रॉपर पेस्ट लगाते हैं और उसके बाद फिर उसको ममिफाई करते हैं। सेम ज्यूश में भी होता है। जब वो लोग इस तरह के नेगेटिव स्पेल करते हैं जी, तो ये सारी की सारी चीजें करते हैं और उसके बाद उसकी बॉडी को उस डिबुक बॉक्स के साथ गिरा देते हैं नदी में। इनका एक प्रोसीजर है। अब नदी का बहाव उस डिबुक बॉक्स को जहां पर भी ले जाए उससे मतलब नहीं है, पर जहां पर उसकी बॉडी गिरी है, जिस जगह पर भी उसकी बॉडी गिरी है, ऐसा कहा जाता है, उन लोगों का ऐसा मानना था इनफैक्ट, कि जब भी 100 साल बाद या 150 साल बाद वो स्पिरिट को कोई आजाद करेगा और जिस इंसान के अंदर भी वो स्पिरिट जाएगी वो इंसान अपनी लाश के पास वापस आएगा उसको ढूंढते हुए और उसको खोलेगा, एक पूरा सर्कल बनाएगा। एक उनका एक सिंबल होता है, एक गोल सा चक्र होता है, उसमें अंदर ट्रायंगल्स बने होते हैं कई सारे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ये डिबुक बॉक्स का ज्यूस का सिंबल होता है। तो वो बनाएगा उसके पेट पर, उस लाश के पेट पर, और उसके बाद उस डिबुक बॉक्स को उसके ऊपर रखेगा। फिर इस इंसान की जो ओरिजिनल आत्मा होगी, मतलब जिस इंसान को पजेस किया है, उस इंसान की जो आत्मा होगी वो उस डिबुक बॉक्स के अंदर चली जाएगी। तो अल्टीमेटली अब ये 150 साल पहले वाला इंसान को एक शरीर मिल गया है। तो और जो जिंदा बॉक्स एक शरीर की तरह काम करता था उस आत्मा के लिए। और अब जो ये इंसान है जिसकी बॉडी को पजेस किया है, इसकी सोल उस डिबुक बॉक्स के अंदर हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। तो ये एक पूरा होल कॉन्सेप्ट था ज्यूस लोगों का कि उसमें क्या क्या करते थे वो लोग। बहुत सारे अलग अलग प्रोसीजर करते थे वो लोग। पहले क्या काम करते थे मैं आपको बताता हूँ। इंसान को कांच के जो टुकड़े होते थे वो कूट कर खिला देते थे और उसके मुंह से जो खून निकलता था उस खून को एक बोतल में इकट्ठा करते थे। ये सारा का सारा स्पेल का एक पार्ट होता था। इसके बाद वो लोग उस इंसान को बोलते थे कि अपने हाथ से अपना बाल तोड़ो। वो इंसान अपना बाल तोड़ता था। एक स्पेल से लिखा हुआ एक बड़ा सा कागज होता था जिसमें उसको बालों को रखना होता था इंसान को, और फिर उस कागज को फोल्ड करना होता था। सिर्फ फोल्ड नहीं करना होता था राहुल, फोल्ड करने के बाद उस कागज को तुम्हें निगलना होता है। इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। देन ये सारा होने के बाद जो स्पेल होता था उस स्पेल में एक नकली डेड बॉडी होती थी, मतलब एक डमी बॉडी होती थी। वो इंसान का मतलब वो किसी ज्यूस की ही बॉडी होती थी। उसी के सामने जिस इंसान के साथ करना है ये स्पेल उसको लेटाते थे। फिर जो मेन होते थे वो अपना एक स्पेल जारी करते थे
चालू करते थे राइट और इस जिंदा इंसान को बोलते थे कि अपना जो हाथ है सामने वाली डेड बॉडी के हाथ से पकड़ लो जोर से। प्लस जो मैंने आपको बताया ना कि एक पेन होता है, पेन टाइप का होता है जिससे खुलता है, जिससे लॉक होता है, जो लॉक होता है, वो जो पेन होता है वो एक्चुअली स्पेल्ड पेन होता है। तो जो एक डेड बॉडी और ये जो जिस पर स्पेल हो रहा है, जो दोनों लेटे हुए इंसान, इन दोनों के बीच में हाथ में जो गैप होता है उसमें वो पेन फंसा होता है। आप पूरा प्रोसेस समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो लॉक होता है। अगर वो हटा दिया तो दोनों की स्पिरिट अलग हो जाती है। ओके तो समहाउ वो उस पेन से इस डेड बॉडी और इस इंसान के बीच का एक कनेक्शन बनाते हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो इंसान है जो अपने ऊपर स्पेल करवा रहा है जी, और जो सामने जो डेड बॉडी है उसमें उसका हल्का सा अंश चला जाता है, मतलब नाम मात्र के लिए वो दूसरी डेड बॉडी जिंदा होती है। उसको सिर्फ इसलिए करा जाता है क्योंकि जो भी इंसान इस स्पेल को अपने ऊपर करवा रहा है, ओरिजिनल स्पेल को अपने ऊपर करवा रहा है, उसको अपनी नकली डेड बॉडी, अपने शरीर का नकली अंश उस जगह पर गाड़ना होता है जहां पर उसको गड़ना है मरने के बाद। ओके लेट सपोज वो किसी सेमेट्री में गड़ने वाला है जी, मरने के बाद तो वो गड़ेगा ही जी बिल्कुल, लेकिन अब लोगों की नजरों में वो बॉडी गड़ेगी ना कि ये बॉडी, क्योंकि इस बॉडी को नदी में फेंकना है टिबुक के पूरे एक सिनेरियो के हिसाब से। ओके तो इसलिए एक नकली फेक बॉडी में अपनी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। इस केस में डिबुक बॉक्स है जी। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो नकली बॉडी होती है उसको इस इंसान के नाम पर गाड़ दिया जाता है लोगों के सामने कि भाई ये वही इंसान है और मर गया है। और अब ये इंसान को रिचुअल में यही होता है कि प्रॉपर ममिफिकेशन होता है, इसका जिंदा लेट जाता है और उसके बाद वो जैसे तैसे धीरे धीरे मर जाएगा, फिर उसकी स्पिरिट कैद होती है उसी के साथ। अब आपको याद है मैंने आपको बताया था कि वो लोग बाल खाते हैं वो प्रॉपर। जी जी जी। तो हम थोड़ा सा आगे आते हैं वक्त में, जब ये डिबुक बॉक्स किसी को पजेस करता है और वो इंसान अपना शरीर ढूंढने के लिए वापस आता है, जो मैंने आपको बताया था कि पेट में निशान बनाना होता है। जी जी। तो पेट में निशान बनाते वक्त और डिबुक बॉक्स को रखते वक्त, यानी उससे पहले पेट में से वो कागज निकालना होता है जिसमें वो बाल थे उस इंसान के। ओके। और तुम्हें वो कागज खाना पड़ता है, बाल समेत क्योंकि तुम ऑलरेडी पजेस्ड हो ना। हाँ जी, हाँ जी। तो बाल समेत खाना पड़ेगा, तो वो एक तुम्हारी प्रोटेक्शन होती है। तो पूरा डिबुक बॉक्स का कॉन्सेप्ट यही, थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर है यही इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया। फिल्मों में शायद बहुत कम, आपने राहुल डबे और ये सब मूवी बहुत देखी होगी। जी जी बिल्कुल। और इसमें इस तरह के न जाने लाखों कॉन्सेप्ट देखे होंगे आपने। हाँ, कर्स ऑब्जेक्ट के भी, और कैसे जो है किसी और के ऊपर आप स्पेल कास्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने डबे फिल्म देखी हो तो उसके पहले फिल्म में इस किस्म का सीन है कि किसी फैमिली को कर्स करने के लिए, उसके ऊपर एक श्राप चढ़ाने के लिए उसके घर के गुसल खाने में, बाथरूम में जाके तरह तरह की चीजें, आई मीन सुअर की आंतें और बाल, बहुत सारे बाल और बहुत सारे ताबीज बांध करके रख देते हैं और इस तरीके से फिर दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ कि टर्किश हॉरर इज वेरी गोर, मतलब वो बहुत ज्यादा वैसी होती है, ब्लड और ये सारी चीजें उसमें बहुत होती है, काफी रॉ होता है। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट राहुल, अगर आप स्पेल्स की बात करते हैं, मैं अपने धर्म को छोड़कर बता रहा हूँ जी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस माइथोलॉजी की ओर भी ध्यान देते हैं। राइट। तो जब आप इसमें देखते हैं राहुल, तो आपको समझ में आता है कि ये लोग शरीर के ही कुछ अंगों को, जैसे मैंने आपको बताया था कि कांच को कूट कर खाना, फिर मुंह से पूरा खून निकलना, एग्जैक्टली, और उसके बाद बालों का एक स्पेल्ड कागज के बीच में रखना, फिर खुद खा जाना। तो ये लोग शायद शरीर के अंगों को लेकर ही स्पेल करते हैं। राइट। मेरी रिसर्च ये कहती है कि शरीर के जो जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब जरूरी होते हैं कहीं ना कहीं। हमारे धर्म में ये बताया गया कि बाल बहुत खतरनाक होते हैं, कपड़े बहुत, पर ऐसा नहीं है राहुल। हमारे शरीर का हर एक पार्ट हम उससे तंत्र कर सकते हैं। ये मैं किसी को उकसा नहीं रहा हूँ, ये मैं एक बात बता रहा हूँ कि ऐसा भी पॉसिबल है। पर क्या अर्श इस किस्म के तंत्र को क्या हमारे उसमें नीच कुल का माना गया है? नीच कुल, बिल्कुल, मतलब जो बहुत ज्यादा गंदे तंत्र होते हैं, अगर आप वाम मार्गी लोगों को देखेंगे जो बहुत गंदी तरीके से गंदे पूजा करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, ये सब खाते हैं, तो हमारे धर्म में भी ये लोग बहुत ज्यादा करते हैं। मैंने लिटरली राहुल एक साधक को देखा है कि वो बच्चे की आंत के ऊपर बैठकर पूजा कर रहा था। अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई प्रोसीजर लिखा गया होगा। आई डोंट थिंक सो। वही वाला हाल है कि एक गुरु से कोई ज्ञान मिला है, अब उस ज्ञान को तुम किस तरह से यूज कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है। मतलब तुम्हें बेसिक पता है, अब उस बेसिक को तुम नेगेटिव तरीके से यूज कर रहे हो तो वो बेसिक बहुत खतरनाक हो जाएगा। पॉजिटिव यूज कर रहे हो तो सबको पसंद आएगा। तो यही एक सिनेरियो, शायद ज्यूस लोगों का जो स्पेल होता था वो इतना स्ट्रॉन्ग होता था राहुल, जो डिबुक बॉक्स का जो स्पेल है वो ये समझ लो कि उसको काटने में, मतलब उस स्पेल को काटने में 10-12 तांत्रिक भी अगर आ जाए ना, 10-12 एग्जॉर्सिस्ट भी अगर आ जाएं उनके हिसाब से, तो कम है। ऐसा कहा जाता था कि डिबुक की जो आत्मा है
जो उसके अंदर रही है वो वैसे भी बहुत पुरानी होती है, और वो उन इंसानों को पजेस करती है या फिर उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो दिमागी रूप से बीमार होते हैं, या फिर वो दुनिया में आए भी होते हैं और नहीं भी आए होते हैं। इसका क्या मतलब या मायने है, जो आए भी होते और? ये बहुत सिंपल सा मायने है राहुल की, एक प्रेग्नेंट लेडी, उसका जो बच्चा होता है तो डिबुक उसको पजेस करता है, हमेशा अक्सर उसको पजेस करता है। क्यों? क्योंकि उसको जिंदगी ज्यादा मिलती है। जैसे मैंने आपको कहा कि वो बच्चे को पजेस करेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, उसके दिमाग में सारी यादें होंगी अपनी पिछली जिंदगी की, और जैसे ही वो बड़ा होगा अपनी लाश के पास जाएगा, वही प्रोसीजर करेगा और सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा। मैंने ऐसे केसेस तो नहीं देखे कभी राहुल, बट मैंने ऐसे केसेस सुने हैं। गोवा के अंदर जब डिबुक बॉक्स आया था तो हलचल मच गई थी लोगों में कि डिबुक बॉक्स है यहाँ पर। लोग ना उस एरिया में जाते नहीं थे, कहते थे कि यहाँ पर डिबुक बॉक्स है। ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ जी, पर बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि मेरा दोस्त गया था वहाँ पर। उसने मुझे बताया कि उस एरिया में वो लोग जाने ही नहीं दे रहे थे। कुछ लोग थे वहाँ पर जो कह रहे थे कि इस एरिया में जाओगे तो तुम पर डिबुक की आत्मा आ जाएगी। उस आत्मा का कुछ नाम बता रहे थे, मुझे एग्जैक्ट नाम भी नहीं याद है, कि ये आत्मा आ जाएगी। पर राहुल, डोंट यू थिंक कि इसका कोई तो ओरिजिन होता होगा डिबुक का? आई मीन जैसा कि आपने बताया कि लोग इसमें अपनी, बेसिकली देखा जाए तो अपनी आत्मा को कैरी फॉरवर्ड करते थे जी। मुझे लगता है कि हजारों सालों से लोगों की ख्वाहिश रही अमर होने की। हाँ बिल्कुल, मतलब तो कोई ऐसे करता है, कोई इस तरीके के हथकंडे अपना लेता है। फेरोज फॉर एग्जाम्पल जो इजिप्ट के हुआ करते थे जी, तो उनका भी कहा ये जाता है कि वो अपनी बॉडीज को इस तरीके से प्रिजर्व रखते थे कि कभी उन्हें अगर वापस मौका मिले तो जीवन में वापस वो आना चाहेंगे, तो उनकी बॉडी सही सलामत हो उस चीज के लिए। अब जो राहुल मैं आपको गोवा का केस बता रहा था, मेरे दोस्त ने जो मुझे बताया, वो गया था अपनी वाइफ के साथ पे वहाँ पे। उसने बताया कि उसी के सेम रूम में, सामने वाले रूम में एक और कपल रह रहे थे। ठीक है, होटल था वो पूरा। उस कपल ने डिबुक बॉक्स को खरीदा था, ऐसा मेरे दोस्त ने बताया। मैंने जब अपने दोस्त से डिबुक बॉक्स का पूरा डिस्क्रिप्शन पूछा है राहुल, क्योंकि मैं तो रिसर्च करता रहता हूँ, मुझे पता है कि तुम नकली बताओगे तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ जाएगा। एंड बाय द वे, मूवी में जैसा दिखाया गया है डिबुक बॉक्स वैसा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डिबुक बॉक्स इज वे डिफरेंट देन मूवी। उसके बाद राहुल, मेरे दोस्त ने बताया कि जब वो डिबुक बॉक्स को लेकर आए थे तो ये लोग भी साथ में थे, तो उन्होंने बताया कि एक एंटीक पीस है, ये लोग लेकर आ गए। आपके फ्रेंड डिबुक बॉक्स लेके आए थे? नहीं, मेरे फ्रेंड नहीं, मेरे फ्रेंड के सामने वाले रूम में जो रह रहा था। अब वो लोग दोस्त बन गए होंगे या जैसा भी होगा। अच्छा, देखते ही देखते मेरा फ्रेंड था जो, और जो सामने वाला कपल था, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। 1-2 साल बीत गए डिबुक बॉक्स को रखे हुए। 2 साल के बाद राहुल, बहुत अजीब चीज होना शुरू हुई, क्योंकि ये जो कपल था सामने वाला, उनकी वाइफ हुई प्रेग्नेंट। और जैसे ही न्यूज आई ना कि वो प्रेग्नेंट है, उसके बाद से पोजीशन होना शुरू हो गया है। शुरुआत क्या थी उस पोजीशन की? अब अगेन, ये सारी की सारी बात मेरे दोस्त ने बताई है, जो उसने ऑब्जर्व करी, उधर से देखी है। तो उसका सोर्स, डायरेक्टली सोर्स मेरा दोस्त ही है, जिस पर मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ। तो मेरे दोस्त ने बताया कि जिसने भी डिबुक बॉक्स को रखा था, उनका हर दिन कॉल आता था इसके पास पोजीशन होने के बाद, और उनका कहना था कि उनको ऐसा लगता है कि घर में कोई ऐसी बहुत बुढ़ी कोई आत्मा है, कोई इंसान है जो चल रहा है। एट द वेरी सेकंड मोमेंट जब वो देखते थे उधर, तो उन्हें लगता था कोई बच्चा है जो रेंग रेंग कर चल रहा है। अब मैं आपको पिछले कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करता हूं इसको। तो जो आत्मा है राहुल जी, जो बहुत सालों पहले से होगी, वो उसके अंदर ही होगी डिबुक बॉक्स के, जो पजेस कर रही होगी। पर उसने पजेस किसको किया है? औरत के बच्चे को। तो यानी कि जो इन लोगों को दिखता था, वो एक तो उसकी आत्मा होती थी, दूसरा इसके बच्चे का वो नेगेटिव रेफरेंस होता था जो इन्हें दिखता था। अब नेगेटिव रेफरेंस क्या होता है, एक बार मैं इसको भी आपको बता देता हूँ। कि जब पूछने वाला कि जब ऊर्जा, यानी कि जब कोई ऐसी आत्मा आपके बच्चे को पजेस करे, जो बच्चा आपका इस दुनिया में आया भी नहीं है, तो उस बच्चे की जो एनर्जीज होती हैं, वो अपना एक फॉर्म लेती हैं, एक एनर्जी का फॉर्म लेती हैं, जो आपको दिखाई देती है। जैसे एक माँ को एहसास होता है कि उसका बच्चा रो रहा है, हंस रहा है, सिक्स सेंस टाइप का। उसमें और भी कई सारे तरीके जुड़े हुए। तो नेगेटिव रेफरेंस ऐसे होते हैं। ठीक है। अब उनको बार बार ये नेगेटिव रेफरेंसेस होते थे एक बच्चे के। देन धीरे धीरे उन्होंने बताया कि इनकी जो वाइफ है, ये जब भी नहाने जाती है तो हमेशा अपने पेट पर जोर जोर से मारती है, जबकि वो प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट महिला जिसकी बात कर रहे हैं। वो उसका दिमागी संतुलन इतना ज्यादा अजीब हो गया था कि वो अपने पेट पर मारने लग रही थी, और वो अपने बच्चे को निकालने की कोशिश करती है बार बार। ओह माय गॉड। मतलब उसका आई गेस 4था महीना चल रहा होगा, स्टिल उसको वो निकालने की कोशिश करती है, और बार बार कहती है कि इसे निकाल दो, ये कुछ अच्छा नहीं है इसके अंदर जो भी है।
एंड एट द वेरी सेकंड मोमेंट वो कहती कि सब कुछ ठीक है, उसे मेंटल असाइलम ले जाया गया, 3-4 दिन रखा, बट सब कुछ नॉर्मल रहा वहां पे। ओके। वापस आई वो कपल बहुत परेशान हो गए थे, तो उन्होंने 3-4 फादर्स को भी दिखाया। ओके। पर अगेन उन्होंने यही बोला कि कोई डीमन है, वो परेशान कर रहा है, ऐसा वैसा, पर ऐसा कुछ नहीं था राहुल। वो डिबुक बॉक्स था जो इतनी ज्यादा हरकतें कर रहा था। और फिर मेरे दोस्त ने वो बात बताई जो मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। मेरे दोस्त ने बताया कि करीब उसका 8वां महीना होगा, उस प्रेग्नेंट औरत का, और 8वां या 9वां महीना होगा जब बच्चा बाहर आता है जी। तो बेसिकली पेट में दर्द उठता है, प्रोसीजर यही है, वाटर आपका ब्रेक होता है। एग्जैक्टली। पर वो औरत ने चिल्लाया नहीं, उसको दर्द नहीं हुआ। मैं आपको अब जो बताने वाला हूँ ये शायद इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट का सबसे ज्यादा भयानक हादसा है। तो उस औरत ने अपनी डिलीवरी खुद ही कर ली। इज इट रियली पॉसिबल? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि वो औरत इतना ज्यादा पजेस हो गई थी कि उसने अपने बच्चे को खींच कर निकाल लिया है 8वें महीने में। और उसका प्रमाण तब दिखा जब वो अपने ही घर के छत पर खड़ी थी, अपने बच्चे का आधा सर लेके हाथ में, और आधा उसके अंदर ही रह गया था। ओह माय गॉड। सर से बच्चों को निकाला जाता है ना। जी जी जी। तो इतना ज्यादा उसे उस बच्चे को निकालने की एक कह सकते हैं कि ललक लगी हुई थी कि उसने बच्चे का सर पकड़ के नोच लिया और लेजिट उसके हाथ में था वो। ओह माय गॉड। ओके। और उसके प्रॉपर नीचे जितना भी इंटरनल एरिया था पूरा ब्लड पूरा हो गया था। और जब उसके पति ने ये देखा तो वो बेहोश हो गया है। राइट। कोई भी बाप ये देखेगा राहुल तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। कोई इंसान देख लेगा, नॉर्मल बाप हो चाहे ना हो वो बिल्कुल। और वो औरत मर गई राहुल उसके बाद। ओके। औरत क्योंकि ऊपर से नीचे सीधा गिर गई थी। जब उसके पति को होश आया है तो उसके सामने उसकी मरी हुई बीवी, जिसके अंदर आधा बच्चा फंसा हुआ है, और बच्चे का उखड़ा हुआ सर, ये 2 चीजें थी। द मेन थिंग इज दैट राहुल कि वो लोग पहचान ही नहीं पाए कि ये सब डिबुक ने करा हुआ है। तो कितना वक्त लग गया उनको ये चीज रियलाइज करने में कि ये डिबुक है? राहुल ये उनको रियलाइज करने में 3 साल से ऊपर लग गया, जब उसकी वाइफ खत्म हो गई उसके बाद। क्योंकि इसके बाद अब ये डिबुक इनको परेशान करने लगा, इस आदमी को समहाउ पजेस करता था। लेकिन इस आदमी की एक खास बात ये थी कि ये बिलीवर था, बहुत अच्छा, बहुत मानता था जीसस क्राइस्ट में और इस तरह से। तो वो ना बाइबल पढ़ा करता था। एक दिन अच्छा, ये जब भी कभी बाइबल पढ़ता था तो क्या बोलते कैमरा ऑन कर लेता था, मतलब इसकी एक आदत थी। इसने एक दिन अपनी रिकॉर्डिंग देखी कि ये बाइबल को उल्टा पढ़ रहा है और इसकी आंखें पलट गई हैं। एक्चुअली इसको हेलुसिनेशन हुआ, मान के चलिए। देन इसने वहां के सबसे बड़े पोप और बिशप्स होते हैं बेसिकली चर्च में, उन लोगों से डिस्कस किया। तो उन लोगों ने बोला कि इसका जो प्रॉपर इलाज है वो तुम्हें रवैया लोग दे सकते हैं। कौन लोग दे सकते हैं? तो बेसिकली ज्यूज के जो एग्जॉर्सिस्ट होते हैं उनको रवैया बोलते हैं। हाँ, तो वो लोग दे सकते हैं। जब ये उसके पास गया है तब जाकर उन लोगों ने बताया कि तुम्हारे घर में डिबुक रहता है। अब उसको एंटिटी समझ लो, डिबुक है ऐसा करके। वो लोग आए, फिर उस कम से कम बता रहा था कि 150 लोग आए थे उसके घर में। 150 लोगों ने चैंटिंग्स करी थी। तब वो जो डिबुक बॉक्स था ठीक से कैद हुआ। वो जो भी हुआ उसके घर के अंदर उसने नहीं बताया। ये मतलब करने का प्रोसेस था, ये पूरा प्रोसेस था। ओके। और उसके बाद वो डिबुक बॉक्स को लेकर वो लोग चले गए। ओके। किधर चले गए पता नहीं। वो लोग तो अपना जहां पर भी जाए एटलीस्ट प्रॉब्लम तो खत्म हो गई है। जी जी बिल्कुल। और ये जो किस्सा था मेरे दोस्त ने बताया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि यार इतना गोर भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं, मैं भी सोच के मुझे बहुत ज्यादा सैरन सी हो रही कि एक माँ ऐसा भी कर सकती है। और मतलब के परे है। शायद ये एक ऐसी चीज थी डिबुक, न जाने ऐसी कितनी ही माइथोलॉजी में कितने ही डीमंस होंगे राहुल जो सोच और समझ के परे होंगे जी। लेकिन लेट मी टेल यू राहुल, डिमोनोलॉजी इतनी बड़ी चीज है ना, जिसमें करीब 108 ऐसे डीमंस हैं जो अलग अलग तरह से लोगों को परेशान करते हैं और जिनका अस्तित्व आज भी मौजूद है। अर्श, जब भी हम लोग पैरानॉर्मल पॉडकास्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं जी, तो मुझे वो दिन रह के याद आता है। अच्छा, जितने भी लिसनर्स हैं मैं उनको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जस्ट सो हैपेंड, कुछ ऐसा हुआ कि मैं पॉडकास्ट करने आया था अर्श के पास और कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज चल रहे थे और अर्श ने मेंशन किया पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में।
एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, लाइक द वे आई एम, मुझे इन सब चीजों पे कोई खास यकीन भरोसा है नहीं, तो मैंने भी इससे रैंडमली कहा चलो ठीक है भाई, ट्राई करने में क्या अर्ज है। अगर आप बोलते हैं तो ट्राई करके देखिए। रैंडमली आपने बोला था ये चीज, और रैंडमली मैंने जो ये चीज आपसे बोली थी, एंड जस्ट सो हैपेंड अर्श ने मुझे कहा, अब पूरी प्रोसेस क्या है मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन जस्ट दैट कि ही आस्क्ड मी टू स्टे इन द रूम, और उसके बाद उन्होंने कुछ मुझे सोचने के लिए कहा, और जो विजुअल्स मेरे को आए उसको लेके फिर उन्होंने जो है उसको डिकोड किया इन अ वे। सो बेसिकली व्हाट आई सॉ वाज मतलब समथिंग वेरी वियर्ड, बहुत एक वियर्ड सा एक शैडो, बेसिकली एक खिड़की के पास एक शैडो जो मुझे झांक के देख रहा है, उसका कैसा उसका शेप है क्या है, और ये मैंने उनको बताया। उसके बाद उन्होंने कुछ इसके एनालिसिस वगैरह मुझे करके दी। तो एंड एवर सिंस मैं उस चीज को लेके आई मीन वो एक्सपीरियंस ऐसा है जो मेरे जहन से अब जाता नहीं है। तो अर्श, मैं उसी से रिलेटेड आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप क्योंकि एक हीलर हैं, आप एक्सॉर्सिज्म वगैरह भी करते हैं एट सम लेवल जी, तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करने का आपके हिसाब से पर्पस क्या होता है? देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी अपने में एक कह सकते हैं बहुत पुरानी चीज है, बहुत पुरानी परंपरा है। ओके, देखिए, आपने बहुत सारे मेरे मुंह से सुना होगा कि पीआरटी करेंगे, पीआरटी करते हैं, बट पीआरटी से अगर हम थोड़ा पहले आए, अगर हम सनातन की तरफ आए, तो हमारे कई सारे स्क्रिप्चर्स ऐसे हैं जहां पर पूरी किताब है पास्ट रिग्रेशन के ऊपर, जहां पर उस पूरी किताबों में पूरा जिक्र है कि कैसे पुराने समय में लोग जाते थे इंसानों के पास्ट में और वहां जाकर उसका गोत्र, नाम, सब कुछ पता करके वापस आ जाते थे। बहुत सारे ऐसे पंडित हुए। अब विक्रमादित्य का जो दरबार लगता था राहुल, उसमें एक बहुत बड़े ज्योतिष थे, जो कि सबको पता है उनके 9 रत्नों में से एक सबसे बड़े ज्योतिष थे। तो वो यही काम करते थे। शायद उनको इस क्रिया में महारत हासिल थी। जैसे हमें पता है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक चीज होती है जो हम लोग पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं, राइट। अब एस्ट्रल प्रोजेक्शन में भी इंसान क्या करता है, वो सोता है, सोने के बाद अपनी शरीर से आत्मा को बाहर निकालता है, और आत्मा कहीं पर भी ट्रैवल कर सकती है, ये हमने कई बार बताया। लेकिन क्या होगा अगर आप मास्टर कर लें आत्मा को समय में पीछे जाने के लिए? मैं आगे जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उसमें खतरा है, लेकिन क्या होगा अगर आप अपने ही शरीर से आत्मा को निकाल कर इतना पीछे भेज दें जो इस जिंदगी से भी पीछे हो? मतलब लेट सपोज आप 35 साल के हैं, आप 36 साल के हैं, लेकिन आपको जानना है कि आपकी पिछली लाइफ में क्या हुआ है, राइट। तो मैं साइंटिफिक तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ जो मोस्टली पीआरटीज में होता है। मैं आपको बात कर रहा हूँ जहाँ पर इंसान इतना ज्यादा अवेयर हो जाए कि वो सोते समय खुद अपनी स्पिरिट को निकाल कर इतना अवेयर कर दे कि उसे अपनी जिंदगी से पीछे की जिंदगी दिखने लगे। इज इट अ पॉसिबिलिटी? यस, इट इज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज आपको अगर ध्यान होगा राहुल, मैंने आपको कई बार बताया है डेजा वू के बारे में, राइट। मैंने आपको सिक्स सेंस के बारे में भी मैंने बताया, कॉन्सेप्ट की कैसे होता है जी। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये भी बताया था कि जब इंसान सोता है तो वो सपने में आगे की जिंदगी देख लेता है, कोई मरने वाला होता है तो भी देख लेता है, इंट्यूशन, राइट, इंट्यूशंस, राइट। बट क्या होगा अगर वो इंट्यूशन से एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाए? कई बार ऐसा होता है राहुल। मैं एक केस बताता हूँ आपको जहां पर एक लड़की ने, एक 10 साल की बच्ची ने इस चीज को मास्टर कर लिया था। इंट्यूशंस को? नहीं, अपनी ही स्पिरिट को। ओके। अब स्पिरिट को मास्टर करना एक बहुत बड़ी आर्ट फॉर्म है, तो उनके जो घर में जितने भी लोग थे वो सब योगा और इन सब चीजों में थे, विपश्यना जो करते हैं जी। बट वो जो बच्ची थी, जब उसका जन्म हुआ, देन धीरे धीरे बड़ी हुई, तो वो क्या करती थी कि जैसे मान लो 8 साल की हुई, वो 8 साल से ही उसकी मुझे हरकतें पता चली हैं, तो वो क्या काम करती थी कि जैसे बहुत अच्छे रिच फैमिली में हुई थी, तो वो जाती थी और जहाँ पर गांव होता था वो गाड़ी से उतर कर वहां पे जाके जो गांव में छोटे बच्चे कुछ खेलते हैं वो खेलने लगती थी। ओके। ऑल्सो जब उसके माँ बाप ने उसे रोकने की कोशिश करी कई बार, तो उसने गांव वालों की लैंग्वेज में कुछ बोलना शुरू कर दिया अचानक से, जबकि वो लड़की एक रियल स्टेट वाले बंदे की बच्ची थी। अब उसको तो कोई अंदाजा था नहीं। प्लस इसके बाद क्या होने लगा था राहुल कि वो लड़की रह रहकर बार बार ये बोलती थी कि उसे घर का खाना नहीं अच्छा लग रहा है। वो बाहर जाती और सड़क पर जो खाना होता, इवन जो पड़ा हुआ खाना होता, वो खाने लगती। ओके। एक अच्छे घर की लड़की, एक वेल मेंटेन्ड घर की लड़की, जहाँ पर महीने की कमाई कम से कम 70-80 लाख हो, ऐसे घर की लड़की। धीरे धीरे जब उनके फादर को ये लगने लगा कि लड़की कुछ बहुत ज्यादा अजीब सा रिएक्ट कर रही है, तो साइकियाट्रिस्ट को दिखाया। साइकियाट्रिस्ट ने ये सजेशन दिया कि इसे पीआरटी दो, पास्ट रिग्रेशन थेरेपी, एक बार ले लेते हैं कि देखते हैं क्या है।
तो उस लड़की बाय द वे अर्श, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि साइकियाट्रिस्ट ने सजेस्ट किया पीआरटी को लेके। कहानी कंटिन्यू करिए, उसके बाद हम लोग इस पाएंगे। द थिंग इज कि जब उन्होंने इसे सजेस्ट किया तो छोटी बच्ची थी, एक तो पहले तो बात ये थी, और दूसरा कि जब इसके साथ पीआरटी करी गई, पीआरटी इज नॉट अ वेरी कह सकते हैं डिफिकल्ट प्रोसेस। ऐसा कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं होता है। उसमें बस जो पेशेंट होता है उसको लेटालना पड़ता है और वो अपनी बात बस उससे मनवानी पड़ती है। आपके पास आपकी कन्विक्शन पावर तेज होनी चाहिए। जब उस लड़की के साथ ऐसा किया गया, राहुल आप विश्वास मानिए कि पीआरटी के सेकंड सेशन में, उसमें 3 सेशन होते हैं। पहले सेशन में क्या होता है कि वो आपको कन्विंस करते हैं, मतलब दूसरे सेशन में जो डॉक्टर होगा वो कहेगा कि अब तुम 10 साल के हो, अब तुम 8 साल के हो, अब तुम 7 साल के हो, ठीक है, और ऐसे करते करते उम्र घटाता जाएगा, फिर तुम्हें पास्ट लाइफ में ले जाएगा। ये उनका प्रोसेस है। लेकिन राहुल जब इस लड़की के साथ ये प्रोसेस किया गया तो इस लड़की ने तुरंत कहा कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे पीछे भेज रहे हो। मतलब एक ट्रांस में आकर उसने ये बात कही और बड़े ही मैच्योर आवाज में बोला है उसने ये बात। जरा सोच के देखिए, एक बच्ची जिस पर पीआरटी का एक पूरा सेशन चल रहा है, तो उसने डायरेक्ट ये बोला है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पीछे भेज रहे हो, जहां मैं जाना नहीं चाहती। अर्श, इफ यू डोंट माइंड, मगर मैं आपसे इसी के ऊपर एक क्रॉस क्वेश्चन करूं। जी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में इम्प्रेशंस की एक लेयर सी बन जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम अपने ही झूठ को अपना सच मान लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि हम लोग का गांव ईरानी खेत करके एक हिल स्टेशन है, जो कि 21 कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर भी है। तो बेसिकली पूरा एरिया ही वो एक कैंटोनमेंट है। और मैं क्योंकि बचपन से वहां पे आया गया रहा हुआ, पता नहीं क्यों ग्रोइंग अप, जब मुझे पहली बार वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पता लगा और जर्मन सोल्जर्स के बारे में पता लगा, मेरे अंदर एक ऐसा एक थॉट सा आ गया कि मैं शायद कभी ना कभी एक जर्मन सोल्जर था और मेरी वर्ल्ड वॉर में डेथ हुई। स्टोरी सुनने के बाद एक आपका दिमाग में अब ये कह लो एक इंप्रेशन आ गया, और पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं बचपन से काफी साल तक मैं उस गांव में जाता रहा, तो शायद एक वो कहते ना उसका एक ऑरा या अनकॉन्शियस मेमोरी आपके दिमाग में जमा होती रहती है। तो ये बिलीव कहने के स्ट्रांग हो गया कि यार मैं जो है कहीं ना कहीं आर्मी लाइफ से रिलेटेड हूँ। और ये बाद में मेरा बड़ा एक स्ट्रांग बिलीफ बन गया था कि मैं पिछली लाइफ में कहीं ना कहीं शायद एक वर्ल्ड वॉर 2 का, मुझे पता नहीं, ऐसा लगता था कि मैं हिटलर को देखता था, मुझे लगता था कि इस बंदे को मैंने कहीं पहले देखा है, कोई और जर्नल से। तो डोंट यू थिंक दिस कैन बी द सेम विद एनीबॉडी प्रॉब्ली जो बहुत ज्यादा एक तीव्र इच्छा लेके ज़हन में बैठा हो? राहुल, इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट में ये आज मैं पहली बार आपके मुंह पर बोल रहा हूँ, लेकिन जो आप अभी बोल रहे हो ना, दिस कुड बी रियल, ये सच हो सकता है। मैं भ्रम में नहीं डाल रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि आप यही मानो कि ये सच नहीं है, लेकिन ये एक और एंगल हो सकता है उस सच्चाई का जहां पर आपकी स्पिरिट पास्ट लाइफ में जाकर लौट आई हो और उसके पास कुछ वहां की मेमोरी रह गई। ये हो सकता है, ये बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। मैं आपको, जैसे आपने एग्जांपल्स दिए, जैसे इस लड़की के बारे में मैं आपको बता रहा था जी। इस लड़की की जैसे मौत हुई है पिछले जैसे वो पिछले जन्म में वो एक गांव में छोटी सी बच्ची थी और उसकी मौत जहर खाने से हो गई थी राहुल। अब आप ये समझिएगा कि जब इसके साथ उस सेशन में वहां पे उसको रोका गया है और उस लड़की ने बोला है कि मुझे पीछे नहीं जाना है, देन डॉक्टर ट्राइज कि वो वापस आ जाए इस सेशन में, उसको उठाने की कोशिश करी गई। राहुल, जैसे ही उसको उठाने की कोशिश करी गई है, लड़की के मुंह से झाग निकलने लगा है, वो वहीं मर गई है। मर गई। She died। बिल्कुल, she died। अब आप इसको क्या कहेंगे? उसने जहर तो नहीं खाया, ब्रेन में कुछ ऐसा तो है नहीं जो जहर क्रिएट कर दे और आपके मुंह में जहर आ जाए। डॉक्टर्स खिलाएंगे नहीं। जब डॉक्टर्स ने ये मान लिया है कि स्पिरिट को हम पीछे भेज सकते हैं, दैट मीन्स हम भेज सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस की बात करते हैं राहुल। बहुत सारे लोगों को, जैसे आपने बताया कि आपको वर्ल्ड वॉर देख के ऐसा लगता है कि ऐसा ऐसा है। एक लड़की थी राहुल जिसको ये लगता था कि वो पिछले जमाने में, यानी कि पिछले अपनी लाइफ में कोई कसाई है। वो फीमेल थी, उसको लगता था वो एक मेल कसाई है और उसके थोड़े बहुत जो लक्षण थे, जो गुण थे, वो इसके पास थे। मतलब अगर ये कहीं खून देखती थी तो ये डरती नहीं थी। लोग इसको बहुत ज्यादा वो समझते थे कि बहुत ब्रूटल है। इसके पैर में खून लग जाता तो ये अपने नाखून को उखाड़ देती थी। बहुत सारी चीजें। एक गांव में एक भूत था, उसी गांव में ये रहती थी। लोगों को लगता था यहाँ पर भूत है, यहाँ पर मत जाओ। ये लड़की चली जाती थी क्योंकि आपने कसाईयों का नेचर देखा होगा, बहुत रिजिड होता है। जी, obviously।
अब इसको आप क्या कनेक्ट करना चाहेंगे राहुल? और एट द एंड एक बार क्या हुआ कि सपने में ये उठी है और वो किस्सा बहुत खतरनाक था। शायद उसने सपने में अपने किसी एक ऐसे हिस्से को कवर कर लिया था, या फिर इतना ज्यादा वो लोगों की बातों से, आप कुछ भी कह लें उसको, इतना ज्यादा हो गई थी कि वो सपने में उठी है, मतलब नींद में उठी है और अपनी ही माँ के गले को रेत कर काट दिया है। Oh my God. पूरी तरीके से रेत दिया है, जैसे कसाई प्रॉपर काटते हैं उसी तरीके से पीसेस में। जब उसको होश आया है तो उसने देखा है कि उसने अपनी ही माँ को मार डाला है। शायद इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था उसके पास। वो आज भी जेल में सजा काट रही है। लोगों का कहना था कि वो पजेस हो गई थी या फिर कुछ ऐसा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो पजेस हुई थी। मैं जब गया था उसको देखने के लिए जी, तो मुझे नॉर्मल लगी थी वो, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो पजेस हुई है। उसके घर में 1% भी साइन नहीं था। राहुल, हर चीज हम पैरानॉर्मल से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुपरनैचुरल से कनेक्ट कर सकते हैं, ये तो जरूर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर चीज भूत होती है, पर मैं ये कहूंगा कि हर एक चीज एनर्जी का एक ऐसा मिला जुला फॉर्म है जिसका कभी शायद कोई प्रारूप रहा होगा जो ना आपने देखा है ना मैंने देखा है। मेरा ऐसा मानना है। आई मीन मे बी अर्श, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करता। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज यू नो कि हर इंसान के लिए दो टाइप के सच होते हैं, ठीक है? ओके, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, ऑब्जेक्टिव रियलिटी। एक होता है आपका सब्जेक्टिव ट्रूथ। इसको थोड़ा सा आप डिफाइन करेंगे? राइट, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एज इन की भाई जो एक यू नो आपकी आंख के सामने की रियलिटी है। लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो गई, मतलब अगर आपको लोन है तो आपको पैसा चुकाना ही चुकाना है जी। लेकिन फिर कुछ होती है सब्जेक्टिव रियलिटी जो आप आपके परसेप्शन के हिसाब से अज्यूम करते हैं अपने ऊपर कि मैं इस तरीके का हूँ। एंड द थिंग इज कि हाउएवर वी वांट टू डिनाई दैट, हर इंसान के लिए उसके सब्जेक्टिव ट्रूथ का, उसके खुद के सच का उसकी एक वैल्यू है जी। आप उसको लाख कोशिश करो बोलने की यार ये मन गढ़ंत है। जो लेफ्ट वाले हैं, लेफ्ट विंग वाले, कम्युनिज्म वाले, अक्सर ये लोग कोशिश करते हैं कि भाई ये अंधविश्वास है जी। एंड मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली रिलीजियस पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सपोज कर लीजिए आपके फादर हैं या कोई आपके जानने वाले, इनकी डेथ हो गई रिसेंटली, अगर आप उनकी फोटो के आगे नीचे आके उनकी याद में एक अगरबत्ती जला ले रहे तो यार वो पैरानॉर्मल हो सकता है, उसके शायद कुछ मायने हो, लेकिन इन रियल लाइफ वो आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए जी, एग्जैक्टली, वो आपका एक वेंट है यार, आपका एक रिलेशन था उस इंसान के साथ जी। और अगर आपको लगता है उस चीज की वैल्यू है तो वैल्यू है। बिल्कुल राहुल। और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पास्ट लाइफ को एक अलग तरीके से देखते हैं। जैसे कुछ लोगों का राहुल ये मानना होता है कि शायद हम पिछले जन्म में ये थे या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से इस जन्म में हमें ये चीज भुगतनी पड़ रही है। ऐसे कितने लोग होंगे, आपने कितनी बार ये सुना होगा? यस, एग्जैक्टली, कि मैं पिछले जन्म में शायद बहुत गलत काम किए होंगे, उसके इस जन्म में फल मिल रहे हैं। बट राहुल, लेट मी टेल यू वन थिंग क्लियरली, ये मेरा अपना मानना है, अब लोग माने या ना माने, इस जन्म के फल इसी जन्म में मिलेंगे आपको, उसका कोई अलग जन्म नहीं होगा। ओके, कर्मों के फल पर मैं मानता हूं। आई एग्री विद यू जी। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल बात सही है। आपके हरकतों मतलब का अगर अंजाम बहुत आपको ज्यादा नियति में ही लिखा है कि आपको अगले जन्म में कुछ ऑलरेडी भोगना है तो वो आपको भोगना पड़ेगा यहाँ पर। एंड समहाउ इफ अगर आप पूरी लाइफ को देखेंगे, सुपर नेचुरल, नेचुरल, पैरानॉर्मल, 3 एस्पेक्ट को, तो आपको समझ में आएगा राहुल, एक एथीस्ट हो या फिर एक स्केप्टिक हो या फिर एक बिलीवर हो, आपको समझ में आएगा कि तीनों की जिंदगी ना कहीं एक साथ मैच करती है जी। राइट, एक आम इंसान को ये तीनों एक्सपीरियंस होते हैं। वैसे मैं जो कहना चाह रहा था, मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि सब्जेक्टिव ट्रूथ की बात हो रही थी। तो अगेन जैसे मैंने अपने बारे में आपको बताया कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं वर्ल्ड वॉर 2 का वो हूँ और ये मेरा खुद का सब्जेक्टिव सच था जी। शायद मैं आर्मी का एंथुसियास्ट था, मैं बचपन से फौज में जाना चाहता था, तो शायद ये मैंने खुद को मोटिवेट करने के लिए बना लिया हो। कई लोग मैंने देखा है कोई ना कोई झूठ अपने आसपास ऐसा क्रिएट कर लेते हैं जो बोलते जो उनकी रियलिटी हो जाता है। कहते ना यू फेक इट टिल यू मेक इट वाली बात है। एग्जैक्टली, आप उस झूठ को इतनी बार बोलते रहो कि जब तक आपको झूठ सच ना लगने लगे। एग्जैक्टली। तो मे बी जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के लिए जाते हैं शायद उनके साथ ऐसा सिनेरियो हो। आई एम जस्ट गेसिंग कि उन्हें वो एक चीज सोचते डोंट यू थिंक कि अब जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, ये एक बहुत बड़ी थेरेपी है, इसको सिर्फ एक्सपर्ट ही करे तो ज्यादा अच्छा है। अगेन मैं सारे लिसनर से भी यही बोलूंगा कि डोंट ट्राई दिस। एक
केस मैं आपको बताता हूँ राहुल, जहाँ पर किसी के घर में उनकी दादी को दिक्कत थी, ये पास्ट लाइफ वाली, तो उनको पीआरटी दी गई। पीआरटी देने के बाद उनके साथ उनकी बच्ची भी गई थी, कई लोग भी गए थे जिन्होंने ये देखा था कि दादी को पीआरटी हो रहा है। अब पीआरटी के बाद इन लोगों ने खुद से ये पीआरटी ट्राई करने लगे। इन लोगों ने सबसे बड़ी गलती ये करी कि वही पीआरटी का सेशन घर पे खुद से करने लगे। और ये क्यों कर रहे थे, उसका एक रीजन था कि इनकी दादी ना रोज रात को उठती और घर के बीचों बीच में खड़े होके वॉमिट करने लगती, अचानक से, नॉर्मल वॉमिटिंग। अब ये कोई बीमारी नहीं थी राहुल, ये पैरानॉर्मल ही था। अब लोगों ने कई बार ट्राई करने की कोशिश करी, किसी पंडित को, तांत्रिक को, किसी को कुछ नहीं दिखा। फिर इन लोगों ने सोचा कि लाओ पीआरटी कराते हैं। जब पीआरटी करी तो पता चला कि वो जो औरत थी, लेडी जो थी, अपने ही घर के आंगन में उल्टी करके मर गई थी पिछले जन्म में। उसके साथ सिनेरियो ये था। और वो इस जन्म में भी यही कर रही थी क्योंकि उसकी स्पिरिट इतनी ज्यादा कॉन्शियस हो गई थी अपने पिछले लाइफ को लेके कि वो उसे जीना चाहती थी। और वो, देखिए होता क्या है राहुल, मैं आपको एक बहुत ट्रिकी चीज बताता हूँ कि जब स्पिरिट को ये पता चल जाता है कि उन्हें पीछे जाकर वो अपनी जिंदगी को जी सकते हैं या फिर पीछे जाकर जिस मोमेंट पर वो मरे हैं उसे वो सही कर सकते हैं। लेट्स सपोज राहुल, आपको पता है कि आप कैसे मर रहे हैं, मानो, और आपको पता है कि कार सामने से आ रही है, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप मर जाओगे, तो क्या आप ये नहीं चाहोगे कि कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे हम बच जाएं? चाहोगे, राइट? सेम वैसे ही होता है हमारी स्पिरिट के साथ। स्पिरिट को जब हमारी पिछली जिंदगी के बारे में पता चलता है तो वो उस जिंदगी से इतना अटैच हो जाती है कि वो अपने आप को मरने ही नहीं देना चाहती। उसका रिजल्ट ये होता है कि जिस तरह से पिछली लाइफ में लोग मरे होते हैं उसी तरह से ये स्पिरिट यहाँ रिएक्ट करती है ताकि वो बच सके। और तभी ये दादी बार बार वॉमिट कर रही थी ताकि ये बचें, और बच जा रही थी, जिसका रिजल्ट ये था। बट समहाउ स्पिरिट सेटिस्फाइड नहीं होती है बिकॉज पिछली रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी ये थी कि वो मर गई। तो जब तक ये मरेगी नहीं ना बूढ़ी औरत, तब तक स्पिरिट को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन उसे रोकना भी है मरने से। ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा क्रिएट रहता है स्पिरिट के अंदर। ये एक बहुत बड़ी चीज है, इसे समझना बहुत ट्रिकी है राहुल, मेरा ऐसा मानना है। अर्श, इसी से एक रिलेटेड टॉपिक एक और है जी। मैं कुछ पढ़ रहा था इसके बारे में, और चाइना में एक डीटी है उनके, जो उनका खुद का पैंथियन है, बेसिकली उनका खुद का जो भगवानों को, हालांकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है गाइस, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा से कम्युनिस्ट था। एक जमाने में हम और चाइनीज ऑलमोस्ट एक जैसे थे। हाँ। हमारे भगवान भी काफी हद तक सेम है अगर आप उस पर स्टडी करेंगे। बहरहाल जी, तो एक चाइनीज देवी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है अर्श, उनका नाम है मैंगपो। ओके। और ये जो है, शी इज कॉल्ड द लेडी ऑफ फॉरगेटनेस। मतलब बेसिकली ये वो देवी हैं जो जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी इस जन्म की जो यादें होती हैं वो उनको खत्म कर देती हैं। Okay. She's the mother Destroyer of I guess past life. Destroyer of memories. Okay, memories. आप इस तरीके से ले सकते हैं। मैं अगर अब इसका एक वो अगर आप कॉन्टेम्प्रेरी देखेंगे हमारे कल्चर में तो एक कॉन्सेप्ट होता है, शायद बहुत सारे लिसनर्स को उसके बारे में नहीं पता होगा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ भैरवी आत्मा। यस, हमने इसके बारे में जिक्र भी किया है। बेसिकली हम लोगों ने अक्सर फिल्मों में डायलॉग सुना है ना कि जब आपके मौत के पल लम्हे करीब आते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी की फ्लैशबैक्स में आती है, आपके सामने से गुजर के निकलती है तुरंत विद इन अ सेकंड, एंड दैट इज अ रियल, ये कोई डायलॉग नहीं गाइस। ये इनफैक्ट अगर आप कुछ ऐसे लोगों से पूछेंगे जो कि जिंदा हो जाते हैं exactly, हाँ। तो आपको बताएंगे कि दैट्स अ वेरी रियल थिंग। हिंदू कल्चर में इसको भैरवी यातना बोला जाता है जी। और बेसिकली क्या मतलब ये होता है कि जो भैरव देवता है वो आपको आखिरी में आके आपको आपकी पूरी जिंदगी दिखाते हैं ताकि एक आपको लास्ट टाइम जाते जाते अपनी लाइफ का एक सॉर्ट ऑफ समरी मिल जाए और उसके बाद फिर आप चैन से जाएं ताकि ये यादें जो हैं आपकी इसी जन्म में खत्म हो जाएं। दैट इज द बाय एंड लार्ज अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। तो बेसिकली इसमें मेरा सवाल आपसे यही है कि डू यू थिंक देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ रियलिटी इन ऑल दीज थिंग्स? यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ रियलिटी बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग, मुझे नहीं पता कि आप कितने लोगों के पास ऐसे गुजरे होंगे, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के पास से गुजरा हूँ जिनकी मौत होने वाली है। लेट्स सपोज अगर मैं कहीं हीलिंग के लिए गया और कोई इंसान अगर कोई कहीं मर रहा है तो मैं मोस्टली ऐसे लोगों के पास बैठा हूँ उनकी अंतिम, कह सकते हैं अंतिम घड़ी में, तो मुझे साफ साफ समझ में आता है कि वो क्या बोल रहे हैं। ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है राहुल मेरा, और वो जो बोलते हैं वो यही होता है कि उनकी जितनी जिंदगी होती है ना वो पूरी उनके सामने आ रही होती है। 99% जितने लोगों से मिला हूं उनका रिएक्शन यही था। तो शायद मुझे लगता है कि इस चीज में तो प्रॉपर रियलिटी है,
पास्ट लाइफ रिग्रेशन, या फिर मैं रिग्रेशन भी नहीं बोलूंगा, वो तो एक थेरेपी का एक पार्ट हो गया। पास्ट लाइफ यानी कि पुरानी जिंदगी एग्जिस्ट तो करती है 110%, चाहे कोई माने या ना माने, मेरा ऐसा मानना है। अर्श, आपने अक्सर बात करी है, हम लोग करते हैं अक्सर डिस्कशन जब भी करते हैं गरुड़ पुराण के बारे में जी, और उसमें काफी ऐसे कॉम्प्लेक्स से कॉन्सेप्ट बताए गए हैं आफ्टर डेथ के बारे में जी। एक तो उसका पूरा जो सिनेरियो बड़ा इंटरेस्टिंग है गाइस। अगर आप लोग को उसका नहीं आइडिया, तो बेसिकली विष्णु भगवान के जो वो हैं रथ है, वो गरुड़ होते हैं, और वो बेसिकली रास्ते में उनसे पूछते हैं। हाँ, मतलब वो भी एक तरीके का स्पिरिचुअल पॉडकास्ट है। एग्जैक्टली, अगर आप देखोगे तो कन्वर्सेशनल पॉडकास्ट बड़ा खूबसूरत है। जी। गरुड़ उसमें पूछते हैं विष्णु जी से, क्योंकि चल रहे होते हैं, दूर रास्ता होता है, टाइम पास के लिए कुछ होता नहीं है, तो विष्णु जी से पूछते हैं, बातचीत करते हैं, भैया बताइए क्या होता है मरने के बाद, और उसमें विष्णु भगवान डिटेल में बताते हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप उसको माने चाहे ना माने, लेकिन एक बार पढ़ के देखेंगे, मजा आएगा। सो अगर मैं अर्श आपसे थोड़ा गरुड़ पुराण के हिसाब से आफ्टर डेथ के बारे में जानना चाहूँ, और वन मोर थिंग, क्या गरुड़ पुराण इकलौता पुराण है या इकलौती ऐसी किताब है पूरी दुनिया में जिसमें आफ्टर डेथ के बारे में मेंशन है और किसी और कल्चर में मेंशन भी नहीं? अगर है तो उसके बारे में अगर आप थोड़ी सी बातचीत लेकिन करना राहुल, चाहें अगर तो। मैं आपसे कहूं कि सिर्फ गरुड़ पुराण में ही आपने सुना है कि मौत के बाद क्या होता है, या फिर उस संवाद के बारे में, लेकिन अगर मैं आपसे इस कॉन्टेक्स्ट में एक प्रॉपर डिस्कशन में आपसे यही डिस्क्रिप्शन दूं कि आपने जितना सुना है वो आपकी लाइफ का सिर्फ 1% आपने सुना है। मौत के बाद क्या होता है ये रियलिटी एक नहीं, कम से कम 18 अलग अलग तरह के कन्वर्सेशनल पॉडकास्ट यानी कि पौराणिक कन्वर्सेशंस में डिवाइडेड है। तो यू मीन टू से कि मौत के बाद भी जिंदगी है? एग्जैक्टली